रिक्शा वाले राकेश भैया ने मुझे वो पैम्पलेट दिखाया जिसमें उनके बेटे की डिस्क्रिप्शन थी और उसकी फोटो भी लगी हुई थी। मैं उसकी फोटो पहचान गया। अथर्व ने मेरे हाथ से पैम्पलेट छीन लिया। दिखा मुझे भी, कैसे है देखूं। तू भी ध्यान से देख, पहचान जाएगा। राकेश सुमन कभी मेरा तो कभी अथर्व का चेहरा देख रहा था। नहीं यार, कौन है ये? मैंने तो नहीं देखा। देखा है तूने भी, बस तूने ध्यान नहीं दिया। ये श्रेया के घर पर हेल्पर है। व्हाट? भैया कहाँ रहती हैं श्रेया जी? हमें भी ले चलिए प्लीज। शांत हो जाओ सुमन भाई, जहाँ इतना वेट किया है तो एक दिन और वेट करो, मैं पता करता हूँ। एक बार श्रेया से भी कंफर्म कर लेता हूँ। अरे आप कंफर्म करते रहिएगा, हमारी मजबूरी समझिए। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। आप बताइए कहाँ है घर, हम खुद ही चले जाएंगे। शांत हो जाओ भाई, घोड़े से तेज नहीं भाग पाओगे। बेकार कोशिश मत करो। श्रेया के पिताजी एमएलए हैं दिल्ली के। इससे पहले कि मेरी बात का इम्पैक्ट उसके चेहरे पर पड़ता, अथर्व बीच में बोल पड़ा। है नहीं थे। मैंने उसे घूर के देखा। थे तो भी नेताजी तो है ना। ऐसे इजी है उनके घर में एक रिक्शा वाले का घुसना है? बोल अब, बीच में बोलने की इतनी गंदी आदत है तुझे? हाँ ठीक है दादाजी, आगे बता। अगला आदमी वेट कर रहा है, बता इसे क्या करेगा तू। मैं मुस्कुराया। मैं नहीं करूंगा, जो करेंगे ये भैया ही करेंगे। आप कुछ करने देंगे भैया तब तो करेंगे। बताइए क्या करें? आप पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में और हो सके तो पूरी दिल्ली में ये बात फैला दीजिए कि आपका बेटा खो गया है। हैं? इससे क्या होगा? आपका बेटा मिल जाएगा, आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। एक मिनट, हमारा लड़का तो आप बताए ना कि किसी नेताजी के घर पे काम कर रहा है, फिर ऐसे हल्ला मचाने से। मैं राकेश सुमन के साथ बैठा, उसके कंधे पर हाथ रखा और टिपिकल दिल्ली वाली बटरिंग टोन में बोला, क्या राकेश भैया, इतने समझदार लगते हो शक्ल से और इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे? लड़का एमएलए के यहाँ काम कर रहा है। एमएलए के यहाँ 13 साल का लड़का काम कर रहा है। ये बात पब्लिक को पता चली तो हंगामा होगा ना कि चाइल्ड लेबर क्यों करवा रहा है उससे। एक एमएलए होकर बच्चे से काम करवाना तो कानूनी अपराध है ना भाई। जब आप हल्ला मचाओगे तो पूरे दिल्ली में बात फैलेगी ना। पता नहीं राकेश सुमन को कितना समझ आया था, लेकिन उसने वाकई में समझदारों वाली एक्टिंग करते हुए हाँ में सर हिला दिया। इधर अथर्व मेरा फोन लेकर रूम से बाहर चला गया। मैं जानता था कि वो क्यों गया था। चलो, इसमें आपका नंबर लिखा है पहले से ही। अब आप जाओ और जो मैंने कहा है वो करो, ठीक है? जी भैया, जाता हूँ, पर जितनी जल्दी हो सके मेरे लड़के को ढूंढ दीजिए प्लीज। अरे समझो, आपका लड़का बढ़िया जगह पर है, सेफ है। बस जैसे आप मोहल्ले के हर घर तक ये खबर फैला दोगे कि आपका बेटा गायब है, तब वो खुद आपको मिल जाएगा। जैसा आप कहो भैया, बस एक बार उन नेताजी का नाम भी बता दो ताकि लोगों को समझाने में। ना ना ना, ऐसी गलती ना करना। नेताजी का तो जिक्र भी नहीं आना चाहिए। जिक्र मतलब? अरे मतलब हिंट भी नहीं आना चाहिए। हिंट? वो जो सिगरेट में होता है। ओफो, वो मिंट होता है भैया। आप बस इतना याद रखो कि आपको किसी से भी ये नहीं कहना है कि आपका बेटा किसी नेताजी के यहाँ पर काम कर रहा है या किसी कलेक्टर के यहाँ झाड़ू लगा रहा है। आपको बस ये कहना है कि आपका बेटा खो गया है, मिल नहीं रहा। अगर किसी ने देखा तो प्लीज हेल्प करो। इनफैक्ट ये पैम्पलेट आपको बांटनी है, एक एक घर में बांटनी है, ठीक है? एक एक घर में? पर ये तो खत्म हो गया। हम 100 छपवाए थे, वो सब बांट दिया। छी, बेटा खोया है ना, इकलौता बेटा होगा आपका, फिर भी 100, कम से कम 1000 छपवाओ। नहीं भैया, लड़के तो 3 और हैं हमरे। वो सबसे बड़ा है ना, तो ज्यादा दुलारा है। हाँ तो दुलारे लड़के के लिए 1000 पैम्पलेट्स और छपवाओ और घर घर जाकर बांटो। आपका लड़का लाने की जिम्मेदारी मेरी। राकेश सुमन मेरी बातों से इम्प्रेस तो हो गया था, पर उसने रूम से बाहर निकलने की कोशिश फिर भी नहीं की। क्या हुआ, अब क्या चाय पी के जाओगे? अब पिला दो भैया तो बहुत बढ़िया रहे। मैंने जेब से 10 का नोट निकाला और उसको पकड़ाया ही था कि अथर्व रूम में आ गया। अबे सुन। चुप बिल्कुल, खबरदार जो तूने 1 सेकंड के लिए भी मुंह खोला। अरे पर क्यों? है एक रीजन। आज सुबह के हॉरोस्कोप में लिखा था कि ए नाम वाले लड़के अगर शाम 5 बजे कुछ बोले तो उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर लेगी। मौन व्रत रख अभी से। मैं अथर्व को समझा के राकेश सुमन को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा था। उसके जाते ही मैं वापस रूम में आया। तुझे 2 रुपए की बुद्धि नहीं है क्या बे? जब बोलना होता है तब चुप रहता है और जब मुंह नहीं खोलना होता तो बकबक करने लगता है। अथर्व फोन की तरफ इशारा करने लगा। अबे बोलना, मुंह से जवाब दे। पर अभी तो तूने बोला ना
कि 5 बजे बोलने पर हाँ तो देख, 5:01 हो गया है चूतिए। तूने श्रेया को फोन किया ना? हाँ, और वो बोली कि उसके पापा किसी छोटे बच्चे को काम पे नहीं रखते हैं। मैंने उसको ये पैम्पलेट वाली फोटो भी भेजी। पर वो बोली होगी कि उसने कभी इस लड़के को नहीं देखा, राइट? हाँ, फिर तूने उस बेचारे को क्यों? शांत हो जा बे, चला किचन चल। अब किचन में क्या है? 13 साल का बच्चा तू फ्रिज में से निकालेगा क्या? चल बे, चाय बनाऊंगा। उसके सामने नाम ले लिया था ना तो मन करने लगा। कुछ स्नैक्स भी देखते हैं। हम किचन में आकर चाय बनाने लगे। टू बी स्पेसिफिक, मैं चाय बनाने लगा और अथवा आसपास जितने डब्बे रखे थे उन सबको खोलकर स्नैक्स सर्च करने लगा। कुछ मिला? हाँ, काजू रखे हैं, साथ में बियर और मंगवा लो तो दोस्त मजा आ जाएगा। क्यों नहीं, श्रेया को बोल दे, लेती आएगी। बेटे की जान, क्या आइडिया है, अभी बोलता हूँ उसको। थम जा चूतिए, थम जा। अम्मी 7 बजे तक आ जाएगी। अभी वो सुन जिसके लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। अतर ने एक साथ 10-12 काजू निकाले और बंदर की तरह मुंह में भर लिए। मैंने इस लड़के को श्रेया के यहाँ नहीं बल्कि अपने करोल बाग पुलिस स्टेशन के बाहर जो गन्ने का जूस बेचता है ना, उसके यहाँ ग्लास धोते देखा है। अबे हाँ, या पहले खा फिर बोल। ये मत कर। सॉरी, हाँ याद आया, मैंने भी देखा था। पर साले, तूने झूठ क्यों बोला? क्योंकि इसको गन्ने का जूस बेचने वाले के पास से तो राकेश सुमन खुद भी नहीं ला सकता था। फिर हमारी क्या इंपॉर्टेंस रहती? अब ये सारे मोहल्ले में हंगामा मचाएगा कि इसका बच्चा खो गया है और हम इसका बच्चा ढूंढ देंगे तो ये खुश हो जाएगा ना। सोच कितनी मस्त पब्लिसिटी होगी। अबे चूतिए, तो ये पब्लिसिटी बच्चा मिलने के बाद करवानी थी ना? वो भी करवाएंगे, लेकिन जब तक लोगों को एक बेचारे गरीब सहारा रिक्शा वाले की दुख भरी कहानी नहीं पता चलेगी, तब तक उसकी अचीवमेंट से, जो कि इनफैक्ट हमारी अचीवमेंट होगी, लोग रिलेट कैसे करेंगे? प्रोसेस समझ। पहले बच्चा खोया, ये लोगों के आगे रोया। कुछ लोगों को इससे सिंपैथी होगी, कुछ इसको चूतिया समझेंगे। बट जब हम बच्चा ढूंढ निकालेंगे और ये सबको बताएगा कि हमने बच्चा ढूंढा है, तो सोच क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे काम का। लोगों को तो हम हीरो लगेंगे ना। वाह भोसड़ी के, क्या लोमड़ी का दिमाग चुराया है तूने। थैंक यू। इसलिए तो मैं सीए बनना चाहता था, ताकि लोमड़ी अपना ब्रेन सही जगह पर लगाए। अबे चल, सीए तो बहुत मिलेंगे करोल बाग में, लेकिन तेरे जैसा जासूस लोमड़ी एक भी नहीं मिलेगा। हम चाय पीते पीते मेरे बाप के रूम में आ गए। अब हमें बस पूरे शहर के सीसीटीवी में से पुलिस स्टेशन के सामने वाला सीसीटीवी ढूंढना था। वैसे तो ये काम मुश्किल होता, पर गॉगल्स की वजह से थोड़ा सपोर्ट हो गया था। इधर हम लड़की की फोटो सामने रखकर घर बैठे छोरा ढूंढ रहे थे और उधर श्रेया फिर एक बार अपने घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी। शाम 6 बजे हमारे नेता अंकल एक्स एमएलए चंदन लाल जी अपने गार्डन के पौधों को पानी पिला रहे थे और ये येलो फ्लावर्स के प्रिंट वाला नाइट सूट पहने श्रेया बालकनी से उन्हें देख रही थी। श्रेया बेटा, नीचे आओ। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। सुना नहीं? नीचे आओ बेटा। Why? अब तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए रीजन चाहिए। No. Why would I listen to you, huh? Because I am your father and I am the only reason you are here, safe and sound. Oh, thanks for that. क्योंकि मैं दुबई जेल में होती तो आपकी रेपुटेशन का क्या होता है ना? Don't start all over again, Shreya. Enough. नीचे आओ। Okay, fine. But promise me कि आप कोई लेक्चर नहीं दोगे। I promise. अब नीचे आओ। Okay, चेंज करके आती हूँ। श्रेया गुस्से वाला फेस बनाते हुए वापस मुड़ी और टर्न होते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसका बैग पहले से रेडी था। कुछ कैश उसने रात ही पूनम आंटी के पर्स से चुरा लिया था। इस बार वो क्रेडिट कार्ड्स भी छोड़कर जा रही थी। श्रेया जानती थी कि उसके पापा कम से कम 10 मिनट तक तो वेट करेंगे ही। इतना टाइम घर से बाहर निकलने के लिए बहुत था। पूनम आंटी फिलहाल करोल बाग में अथर्व के घर पर थी, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड के सिवा उसे किसी दूसरे को डॉज नहीं करना था और सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बनाना आसान था। श्रेया बैग लेकर नीचे उतरी थी कि सिक्योरिटी गार्ड उसे हाथ में गन लिए हॉल में बैठा मिल गया। श्रेया एक सेकंड के लिए पॉज हो गई, फिर हिम्मत करके बोली, हेलो भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मेरे वॉशरूम का टैप बहुत लीक कर रहा है, प्लीज एक बार देख लोगे? कोई फायदा नहीं मैडम, आप भागने की कोशिश मत करो। 8 श्रेया अपने पापा को गार्डन में वेट करवा कर घर से निकल ही रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे टोक दिया कि वो घर से भागने की कोशिश कर रही है तो रहने दे। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले?
मैडम कैसी बात करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। रोकना टोकना ही तो मेरी इकलौती जॉब है। आप मेरी बात मानो, प्लीज मत जाओ। मैं अपने फादर की बात नहीं मानती तो तुम क्या हो? साइड हो, लीव द वे। मैम सर ने कहा है कि आपको कहीं भी जाता देखूं तो पहले रोकूं। आप न मानो तो आपके साथ जाऊं, और अगर आप फिर भी ना मानो तो आपकी कार का टायर पंचर कर दूं। व्हाट? ये डैडा ने कहा है? इतने में मोगैम्बो खुद सीन में आ गया। हाँ बेटा, मैंने कहा है। वो क्या है ना, आजकल के बच्चे मम्मियों की केयर में बड़े हो रहे हैं तो बहुत पैम्पर्ड हैं। आई रिमेम्बर माई फादर, तुम्हारे दादाजी यूज्ड टू गिव मी 1 रुपी पर वीक। प्लीज डैड, डोंट स्टार्ट अगेन। अरे सुनो तो, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है स्टोरी में। नेताजी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अब श्रेया के भागने न भागने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वो बस अपनी पावर दिखाने के लिए मजे ले रहे थे। ओके, टेल मी। श्रेया ने फेडअप सा फेस बनाया और वहीं स्टेयर्स पर बैठ गई। नेता चंदन लाल भी स्टेयर्स पर बैठ गए और बड़े स्टाइल से बोले, हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरे पिताजी मुझे 1 रुपए देते थे हर हफ्ते। मैं पढ़ने वाला बच्चा था, इसलिए पैसे कहीं खर्च नहीं करता था और उसे रख लेता था। 1 महीने बाद वो 4 रुपए हो गए, 3 महीने बाद वो 12 हो गए। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, पर मैं उन्हें खर्च नहीं कर पाया। एक दिन समर वेकेशन में उन्होंने मुझे बुलाया और एक वीकली इंस्टॉलमेंट दे दी। तुम गेस करो मैंने क्या किया होगा? आपने वो भी सेव कर लिए होंगे और आपके पास 12 और व्हाटएवर अमाउंट हो गया होगा। तुम जेन ज़ी में यही कमी है, तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है। पूरी बात तो सुनो। वेट अ सेकंड। फर्स्ट, आप जितने भी मिलेनिया वाले सो कॉल्ड किड्स हो, वो पहले गेस करने को कहते हो। ऑब्वियस से ऑब्वियस क्वेश्चंस पर भी पूछते हो। बताओ बेटा, फिर क्या हुआ होगा? और जब हम गेस कर लो तो टॉन्ट करोगे कि हमें पेशेंस नहीं है। अरे मैं तो पेशेंटली आपकी स्टोरी सुन रही थी ना डैड। आपने ही क्वेश्चन कर दिया कि बताओ फिर क्या किया। नेताजी ने सिक्योरिटी गार्ड को घूर के देखा। वो बेचारा तुरंत बाहर निकल गया। अच्छा सॉरी, हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने उनके वो पैसे उन्हें वापस किए और साथ में लास्ट ईयर के जो जोड़े हुए मोर देन 50 रुपीज भी उन्हें वापस कर दिए। वो शॉक्ड हो गए, बोले बेटा इन सिक्कों के बदले में तुम्हें नोट चाहिए क्या? फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं पिताजी, मुझे ये पैसे ही नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए होता है वो आप लाके दे देते हो, और घर से अकेले बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो मैं इन पैसों को खर्च कहाँ करूंगा? जब खर्च नहीं कर सकता तो ये पैसे मेरे लिए यूजलेस है ना। राइट, जब बाहर जाना ही अलाउड नहीं तो करेंसी का क्या करना? फिर क्या हुआ? दादाजी ने आपका बाहर जाना अलाउ कर दिया? नेताजी मुस्कुराए और गाय की तरह नामे गर्दन हिलाने लगे। नहीं, मेरे टॉन्ट को मैनर्स समझ लिया। उस सच में वो पैसे अपने पास रख लिए। What? Now I have no doubt आप उन पे ही गए हो। I have doubt बेटा, I wish I would। पॉइंट क्या है? What's the moral of the story, हाँ? आप ये कहना चाहते हो कि आपके फादर ने आपको कहीं बाहर नहीं जाने दिया, तो अब आप भी उनके जैसे ही मुझे टॉर्चर करोगे, just how you were tortured? श्रेया की टोन में हेट थी। चंदन लाल जैसे भी हों, पर नेता तो थे, वर्ड से ज्यादा टोन पकड़ना जानते थे। वो 2 स्टेप्स ऊपर चढ़कर श्रेया के पास आए और धीरे से बोले, बेटा मैं अगर अपने फादर जैसा होता ना तो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें डिसिप्लिन में रखता, तुम्हारी फिक्स पॉकेट मनी रखता, और जब तुम बड़ी हो जाती ना, जैसे कि अब हो, ग्रेजुएट हो, तब तुम्हें वो पैसा देता तो तुम्हें उसकी वैल्यू होती। मतलब दादाजी ने जो आपसे पैसे वापस लिए थे वो आपको लौटा दिए? ऑफ कोर्स, विद इंटरेस्ट। उन्होंने मेरे कॉलेज करने तक मुझे देश से तो छोड़ो दिल्ली से बाहर भी नहीं जाने दिया। पर्पसली मेरा फोकस बस एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रखा। फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया तब मुझे उन्होंने मेरे ही पैसे वापस किए, वो भी बड़े स्टाइल से, पूरी कैलकुलेशन के साथ। अब श्रेया को बात में इंटरेस्ट आने लगा। आफ्टर ऑल अकाउंट्स की टॉपर थी वो। कैसी कैलकुलेशन? पिताजी ने मेरी एज 5 से 8 तक 1 रुपए पर वीक से पेमेंट की, फिर 9 से 12 तक 5 रुपए पर वीक दिया, और उसके बाद 13 से 17 तक 10 रुपए पर वीक कर दिया। और जब मैं अपने 21st बर्थडे पर ग्रेजुएट हुआ ना, तब उन्होंने लास्ट 4 इयर्स के लिए मुझे 50 रुपए पर वीक पे किया। वाओ, ये टोटल हुआ? श्रेया अपने मोबाइल में कैलकुलेट करने लगी। अरे इतना ही नहीं, फिर उन्होंने मुझे इस पर इंटरेस्ट भी दिया। वेट 13,728 रुपीज, राइट? शाबाश,
एटलीस्ट कैलकुलेटर के साथ तो मेरी बेटी सही कैलकुलेशन कर लेती है, वरना आजकल के बच्चे तो। डैडा फिर इंटरेस्ट कितना दिया? बहुत दिया, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब मुझे ग्रेजुएशन के बाद ऐसे एक साथ इतना पैसा मिला ना, और मुझे दिल्ली से बाहर जाने की, तब की लीडिंग पार्टी के ऑफिसेस में बड़े लीडर से मिलने की परमिशन मिली, तो मैं इतना खुश हुआ जैसे खजाना और आजादी दोनों एक साथ मिल गया। थैंक गॉड आप उनके जैसे नहीं हो। आपने मुझे बचपन में तो कभी किसी स्कूल ट्रिप के लिए या कहीं फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए मना नहीं किया। श्रेया ने पीछे से अपने पापा के कंधे पर हाथ डाल के उन्हें हक कर लिया। आई नो बेटा, बट दैट वाज अ मिस्टेक। ओह प्लीज, आप दादाजी को याद करके आज मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस और पावर की वैल्यू समझाना चाहता हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली अपने बिजी करियर में मैं तुम्हें बचपन से नहीं समझा पाया। श्रेया ने कंधे से हाथ हटा लिए। आई एम नॉट गेटिंग यू। बेटा, जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे केज से बाहर निकाला तब मैं ग्रेजुएट था, मेरी अपनी आइडियोलॉजी थी, मेरी अपनी समझ डेवलप हो चुकी थी। मैं पैसे को सोच सोच के खर्च करता था, क्योंकि समझता था कि इट इज वेरी लिमिटेड बट इट इज द ट्रू पावर। ओह आई थिंक नाउ यू गेट माई पॉइंट। आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। यस डैड। हाँ, तो जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता कि मनी इज फाइनाइट, इट शुड बी अर्न्ड, योर इंडिपेंडेंस इज अ लग्जरी, तब तक तुम यही हो बेटा। श्रेया को रियलाइज हो रहा था कि नेताजी क्या कह रहे थे। रात होते ही उसने ये सारी कन्वर्सेशन मुझे फोन करके बताई, तो मैं भी अंकल की बात से रिलेट करने लगा। यार देखना तू, मेरे बाप ने भी तो मुझे हमेशा तरसा के ही रखा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज हम लोग दुबई से वापस आ पाए। व्हाट? कुछ भी बोलता है तू। कुछ भी नहीं बोलता हूँ। सोच, अगर मैं कंजूसी ना करता तो क्या मेरे पास लास्ट में शिप से आने की फीस बचती? नहीं ना। व्हाटएवर। तू प्लीज दुबई ट्रिप का नाम मत लिया कर, मुझे एंजाइटी होने लगती है। तो बता, किसका नाम लूं? अथर्व का नाम लूं तो चलेगा? हाँ, उसको तो आज पापा ने बहुत इंसल्ट करके घर से निकाला है। उसके काम ही ऐसे हैं। यार एटलीस्ट तू तो ऐसे मत बोल। डार्लिंग, एक मैं ही हूँ जिसका ये बोलते रहना जरूरी है, क्योंकि तेरे पापा तो फिर भी पॉलिटिक्स वाले हैं। तू बिल्कुल ही निकम्मी निकल गई तो एमएलए तो बन ही जाएगी, लेकिन अथर्व अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसके अकाउंटेंट पापा का बुढ़ापा ओल्ड एज होम में कटेगा। तो कुछ कर ना, तू जॉब वॉब कर प्लीज। जॉब नहीं, बट बिजनेस प्लान आया है मेरे दिमाग में, तो टेंशन मत ले। विदिन अ मंथ हम लोग अपना ऑफिस खोल चुके होंगे। ओह वाओ, क्या करने वाले हो तुम लोग? वो मैं अभी नहीं बता सकता, तू ट्राई कर, अगर मेरे घर आ सके। यही तो प्रॉब्लम है यार, घर से निकलना इम्पॉसिबल हो गया है। मैंने बाहर जाने को बोला तो फिर से दादाजी की कहानी सुनाने लगेंगे। ओहो, हम लोग अपने पापा की जनरेशन्स जितने हार्ड वर्किंग नहीं है, तो हमारे पापा लोगों की जनरेशन्स भी तो दादाजी के जनरेशन्स जितनी पेशेंस वाली नहीं है ना। तू अंकल को तंग करना शुरू कर, दिन भर घर में रहकर उनसे इतने सवाल पूछ कि वो खुद ही तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। नाइस आइडिया रे, कहाँ से सोचता है तू? पिछवाड़े से मोस्ट ऑफ द टाइम फटी ही रहती है ना मेरी। एनीवेज, तू टाइम निकाल के आ, तब मैं तुझे अपना प्लान बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, रख रहा हूँ। वेट वेट वेट, क्या? तेरा जो भी प्लान है, जो भी ऑफिस है, उसमें मैं भी पार्टनर बन सकती हूँ क्या? सोचूंगा, अभी कुछ कह नहीं सकता। सुनना यार, तू कोई भी काम दे दियो, यू नो आई एम गुड विद कैलकुलेशंस। फाइनल सेमेस्टर में मुझसे 2 नंबर ज्यादा क्या लेकर आई? गुड इन कैलकुलेशन हो गई? तू आ, फिर बताता हूँ। एक काम है जो तू कर सकती है। थैंक्स, बाय। इधर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की और उधर अथर्व खाने की प्लेट लेकर छत पर चढ़ गया। वो मेरे घर से शाम 7 बजे गया था। उसके पापा यानी अमिताभ अंकल ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। सुनीता आंटी उससे बात तो कर रही थी, लेकिन वो भी अपने बेटे के कंपैरिजन में अपने हस्बैंड के सपोर्ट में ज्यादा हो गई थी। अथर्व ने पापा मम्मी को ये भी कहते हुए सुना था कि सुनो जी, मुझे ना कभी कभी अफसोस होता है। किस बात का? इसी बात का कि हमने एक ही लड़का क्यों किया। क्यों, तब तो तुम कहती थी कि एक हो गया बहुत है, जिनके 4 हैं वो भी तो परेशान ही हो रहे हैं। वही ना जी, मैं तो बेवकूफ थी, आपको तो सोचना चाहिए था, कम से कम 2 तो होते। देखो, अब तो समय निकल गया। हाँ, कहते जी जलता है, पर अर्थू तो लगता है यूं ही रह जाएगा। किसी काम का नहीं है ये लड़का। इसके चक्कर में बेचारी श्रेया गुड़िया को कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। एस पर अथर्व पापा ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। अथर्व को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर ऐसे टॉन्ट्स की उसे आदत हो चुकी थी, इसलिए वो खाने की थाली लेकर
हवा खाने के बहाने छत पर आ गया था। उसका छत पर आना जिस रीजन से था वो रीजन भी छत पर पहुंच चुका था। आयशा भाभी रात के 10 बजे छत पर कपड़े निचोड़ रही थी। अतर ने उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुराया। आयशा भाभी ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। अतर से ये इग्नोरेंस झेला नहीं गया और वो सीधे उनकी छत पर कूदने के लिए बाउंड्री पर चढ़ा ही था कि उसे चटाई पर बैठा हुआ आयशा भाभी का पति दिख गया। अतर बेचारा आयशा भाभी को छत पर कपड़े निचोड़ते देखकर उनकी बाउंड्री पर चढ़ा ही था कि उसको चटाई पर लेटे हुए आयशा भाभी के हस्बैंड हुसैन भाई दिख गए। अतर की तो हालत खराब हो गई। आयशा भाभी की भी आंखें फटी रह गईं और उनके हाथों से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। अतर जैसे कूद कर आया था वैसे ही वापस जाने लगा ही था कि हुसैन भाई ने उसे आवाज दी। अरे अथर्व, क्या कर रिया है? नहीं कुछ नहीं हुसैन भाई। नथिंग, बस पतंग ढूंढने आ रही है, मतलब आई मीन रहा था। पतंग की बात सुनते ही हुसैन उठकर बैठ गया। हैं? रात में पतंग? उल्लू की 15 अगस्त आ गई क्या? क्या मस्त जोक मारते हो आप हुसैन भाई। वो पार्थिव ने मुझे बताया था कि एक पतंग कट के आपकी छत पर गिरी। एनीवेज, मुझे पता नहीं था कि आप हो, सॉरी। अबे कहाँ जा रही है? मैं हूं यहाँ तो खा थोड़ी जाऊंगा चूतिए। आजा आजा, यहीं आजा। अतर डरते डरते उनकी छत पर पहुंचा। बेगम, कपड़े उघार लिए हो तो नीचे निकल लो तेजी में, जाओ। आयशा ने अथर्व की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की और बाल्टी का बचा हुआ पानी छत पर फेंक कर नीचे चली गई। और बता छोटे, कैसा चल रहा है? अभी तक पतंग ही उड़ा रहा है या शादी वादी भी करेगा? हैं? हुसैन भाई अथर्व के बारे में बस इतना ही जानते थे कि ये शर्मा जी का लड़का है, लेकिन अथर्व के मन में चोर था, इसलिए वो खुद ही घबरा घबरा के हुसैन के मन में डाउट बना रहा था। शादी का क्या हुसैन भाई, अभी तो बहुत टाइम है। चल बे, बहुत टाइम कभी नहीं होता। जब मौका मिले दबोच कर लेनी चाहिए और दे दनादन 2-4 बच्चे फटाक से। हाँ, जैसे आपने किया। हाँ? हुसैन ने अथर्व को घूर के देखा, फिर मुस्कुराया। बेटे ताना मार दिया है तू भोसड़ी के, हैं? अरे नहीं हुसैन भाई, तुम बताओ, आज बकरे की चांद की तरह घर पे नजर कैसे आ गए? अबे चूतिए, बकरे का चांद नहीं, ईद का चांद। जॉब छोड़ दी ना मैंने। अरे जॉब को छोड़ो, ईद पे बकरा ही तो बनता है ना। अबे वो अलग ईद होती है। तू छोड़, अपनी बता, कुछ काम धाम कर रहा है कि नहीं? हैं? कहीं मेहनत मशक्कत कर, कुछ काम वाम ढूंढ। मना करने के बाद भी अथर्व बड़े स्टाइल से बोला, हाँ, बहुत ही जल्द मैं एक कंपनी खोलने वाला हूँ हुसैन भाई। देखना फिर, मैं काम नहीं ढूंढूंगा, काम मुझे ढूंढेगा। हो तेरी बेटे, चल मौज ले जिंदगी के। जब भी कंपनी खोले हमें भी बताइयो, हम भी तेरे ग्राहक बन जाएंगे भाई। हाँ। अथर्व के कंधे पर एक हाथ मारकर हुसैन भी नीचे जा ही रहा था कि अथर्व बोला, अरे नहीं, परचून की दुकान नहीं खोल रहा हूँ हुसैन भाई, डिटेक्टिव एजेंसी खोल रहा हूँ। हुसैन सीढ़ी पर कदम रखते ही रुक गया। कौन सी एजेंसी खोल रहा है तू भैये? अरे डिटेक्टिव एजेंसी, जासूस होंगे हमारे, अगर किसी का कोई खो गया हो तो फट से ढूंढ निकालेंगे। अथर्व ने बड़े स्टाइल से अपने कॉलर खड़े करने चाहे पर उसे याद आया कि वो गोल गले की टी शर्ट पहने था। बहुत सही, किसी को भी ढूंढ निकालेंगे, हैं? और जो किसी पर नजर रखनी हो। अथर्व कंफ्यूज हो गया। हाँ, वो तो भी हो जाएगा, अभी खुली नहीं है ना एजेंसी, तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, पर जल्दी खुलेगी, डोंट वरी। हुसैन ने अथर्व के दोनों कंधे पकड़े और बिल्कुल मेले के बिछड़े भाई की तरह बोला, देख ले यार, जब भी तेरी दुकान खुले मुझे जरूर बताइयो, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। इतना कहकर हुसैन नीचे चला गया। इधर मैं मम्मी के साथ खाना खा के फिर से अपने बाप के रूम में आ गया था। जिस गन्ने के जूस वाले के पास हमें वो छोटा लड़का देखा था, वहां अब गद्दे और पिलोस बनाने की दुकान लग चुकी थी। मैं चश्मा लगा के बाकी सीसीटीवीज में उस लड़के को चेक कर रहा था, पर रात होने की वजह से ज्यादातर सीसीटीवीज तो अंधेरे में डूबे हुए थे।
कुछ थे जिन पर कबूतरों ने पॉटी की हुई थी, और जो ठीक थे उनको लोकल दुकानदारों ने सड़क से टर्न करके अपने दुकान के शटर पर फोकस कर लिया था। मैंने सुहानी को कॉल मिलाया। The number you have dialed is currently busy. मैंने फिर कॉल मिलाया। The number you have dialed. अब मैं श्योर था कि मेरी बीवी मुझे ब्लॉक कर चुकी थी या फिर उससे ब्लॉक करवा दिया गया था। उसको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए मुझे कुछ काम करना था। मैंने श्रेया को कॉल किया। हाय, मैं भी तुझे ही कॉल करने वाली थी। क्यों, अतर सो गया क्या? पता नहीं, उसके पास मोबाइल तो है ही नहीं। उसके घर के नंबर पर कॉल किया तो सुनीता आंटी ने मुझे 40 मिनट्स तक इतना बोर किया कि बस अब मुझे कॉल करने से डर लगने लगा है। ऐसे मत बोल यार, आफ्टर ऑल तेरी वुड बी सासू माँ। That's the whole point, Parthiv. Again, I'm not sure about marrying him. देख यार, अब तू बैंगन जैसी होती जा रही है, कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रही है। बैंगन what? ब्रिंजल मेम साहब, एग प्लांट। Oh, how dare you call me that? मैं तुझे एगप्लांट जैसी दिखती हूँ? नहीं, तू कैसी दिखती है मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पर पहले तो सुहानी को कॉल कर। उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, उसको कॉल करके मुझे लाइन पे ले। वाह, इंसल्ट प्रूफ है क्या? जब उसने ब्लॉक कर दिया है तुझे तो तुझे क्यों बात करनी है उससे? उसने मतलब उसकी माँ ने ब्लॉक किया है यार, करना। ओके ओके, वेट। The person you are speaking with has put your call on hold. जिस टाइम मुझे श्रेया ने होल्ड पर डाला था, ठीक उसी टाइम मुझे स्प्लिट स्क्रीन के 4th सेक्शन पर कुछ लड़के रोड साइड बैठकर चम्मच सूंघते हुए नजर आए। हैं, ये क्या बकचोदी कर रहे हैं? दूसरी तरफ से श्रेया की आवाज आई। नहीं यार, कॉल पिक नहीं कर रही। कोई नहीं, वो कॉल बैक करेगी, तू जागती रही हो। Why not? तेरी सर्वेंट हूँ ना मैं। नहीं, दोस्त है मेरी, चल मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक उसी टाइम पर श्रेया के पास भी एक कॉल आने लगा। वेट वेट वेट, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। श्रेया ने फिर से मेरा कॉल होल्ड पर डाल दिया। टू बी ऑनेस्ट, उस लड़के को देखने के बाद मैं सुहानी से बात करने से पहले अथर से बात करना चाहता था, पर अब श्रेया ने बोल दिया तो फोन को होल्ड करके बैठ गया। हेलो सुहानी, सुनना। श्रेया को दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। सुहानी, ओ सुहानी, मोंटी, तू ठीक है? मैं अलाइव है बट नो थैंक्स टू यू। फाइनली, थैंक गॉड तू ठीक है। आई वॉज वरीड अबाउट यू। शट अप जी, यू आर नॉट साउंडिंग वरीड, यू बेयरली रिमेम्बर मी। क्यों? नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो मुझे यहाँ आना पड़ा ना। Just because of Atharva, you forgot me. I did everything to find you, and you did everything to forget me. Sorry यार, and don't mind, but nobody told you to come after me. At least I didn't. अయ్యో, ऐसा कैसा नहीं जी? तेरा मम्मा बोला, तेरा बप्पा बोला के तेरे को ढूंढ के लाने का। तो अम्मा बप्पा से नाराज होना प्लीज। Why are you eating my brain? अయ్యో, अभी कहता मैं तेरे लिए वरीड था, अभी कहता मैं ब्रेन ईटर। हाउ कुड यू? कोई श्रेया को गलत साबित कर दे, ये श्रेया से ना स्कूल में टॉयलेट होता था और ना ही कॉलेज में, और ना ही अब कॉलेज के बाद। मोंटी के टोन से श्रेया तुरंत इरिटेट हो गई। Listen मोंटी, come to the point. अगर तूने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि you're okay, then great. I'm really happy. But right now I have other things to do. अయ్యో, आई नो, नहीं काल नहीं रखना। मेरा बात सुनता जी? सुनाएगा तो सुनूंगी ना, बोल। मैं फोन किया वार्न करने को, वो बवासीर करके बॉय था ना, बशीर आई थिंक। अయ్యో वही, वो बहुत डेंजर होना गया। He called me for your address but I say no, नहीं जानता। वो तो बोला के तेरे को ढूंढ के निकालेगा। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? वो मैं जानता नहीं, पर मैं इधर लंदन में कॉलेज जाता तो मेरे को फोन आता, बोलता कि उसका फ्रेंड के साथ पत्थर अत्थर और श्रेया गलत किया, मैं उनको लेसन देगा। पत्थर लेसन? ओ, पार्थिव अथर्व को लेसन देगा। यू मीन सबक? यस, ये टोल्ड मी। पर शबीर को क्या हुआ होगा? वो तो शरीफ आदमी था।
I don't know. All I know is they are looking for you in Delhi. Stay alert. Stay safe. Bye. मोंटी फोन रखने ही वाला था कि श्रेया को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। लिसन, वेट मॉन्टी, आई एम सॉरी। मुझे तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इनफैक्ट मैं जाना भी नहीं चाहती थी, बट मोंटी कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। ये फर्स्ट टाइम था जब मोंटी ने श्रेया को ईगो दिखाया था। श्रेया को अचानक याद आया कि मैं बेवकूफ़ों की तरह फोन कान से लगाया कॉल ऑन होल्ड सुने जा रहा हूँ। उसने कॉल अनहोल्ड की। हेलो पार्थिव। मर गया पार्थिव, तू भी मौका देख के निकल ले। 15 मिनट से कान में फोन लगा कर बैठा हूँ कि अब सुहानी की आवाज़ आएगी, अब आएगी, लेकिन सुनना, मोंटी का कॉल था। उसने बताया कि बब्बर को कुछ हो गया है और शाबाशी हमें ढूंढ रहा है। हैं? बब्बर? यू मीन बशीर? नहीं नहीं, दूसरा वाला शबीर जो हमारे साथ था, उसको कुछ हो गया है एंड बशीर थिंक्स हमारी वजह से हुआ है। अरे पर हुआ क्या? यही तो नहीं पता यार, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डरने वाली क्या बात है यार इसमें? वो पाकिस्तान है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बात का तो डर है यार। मेरे पापा पॉलिटिशियन हैं, उनको ट्रेस करना इज नॉट सो इम्पॉसिबल। बात तो तेरी सही है यार। तूने अथर्व को बताया? कैसे बताऊं? उसके पास मोबाइल कहाँ है? एक काम करता हूँ, मुझे भी उससे कुछ काम है, मैं उसके घर चला जाता हूँ। ओके प्लीज तुम दोनों मुझे मिलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। शबीर पहले ही। मैं श्रेया को और पैम्पर करने के मूड में नहीं था। मैंने कॉल काटी और अथर्व के घर के लिए निकल गया। उधर अथर्व अपने छत वाले रूम में बैठा सर आर्थर कैनन डायल की शेरलॉक होम्स पढ़ रहा था। तभी उसे छत पर किसी के कूदने की आवाज आई। वो अलर्ट हुआ ही था कि आवाज के साथ एक खुशबू भी आ गई। अथर्व के फेस पर ठरकियों वाली स्माइल आई। ओहो, परफ्यूम चेंज कर लिया आयशा भाभी ने, हैं? कम ऑन भाभी। वो रूम से बाहर निकला ही था कि जो आई थी उसे देखकर डर गया। हैं? तुम यहाँ क्यों आई?